हर वर्ष हम श्री नेमीचंद्र जैन की स्मृति में एक व्याख्यान आयोजित करते रहे हैं। आज उनकी जन्मतिथि है। आप जानते हैं कि नेमी जी की सुरुचि की भूगोल बहुत बड़ा था। इसमें साहित्य यानी कविता, उपन्यास, आलोचना के अलावा रंगमंच, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, पर्यावरण, संस्कृति, संचार के माध्यम आदि कई विषय उनकी रुचि के थे। तो हम ये कोशिश करते रहे हैं कि हर वर्ष उनकी रुचि के किसी एक मुद्दे को उठाकर उसके विशेषज्ञ से व्याख्यान दिलवाएं। अभी तक डॉक्टर मुकुंद लाट, डॉक्टर कृष्ण कुमार, श्री महेश एलकुंचवार और माया राव, कुमार शाहनी, प्रभाष जोशी, गोविंद पुरुषोत्तम देशपांडे, दीपंकर गुप्त, केदारनाथ सिंह ये व्याख्यान दे चुके हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि श्री अनुपम मिश्र ये व्याख्यान देंगे। नेमी जी की कई पुस्तकें हैं। वैसे तो उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें अधूरे साक्षात्कार, जो हिंदी उपन्यास पर एक आलोचना में एक तरह का क्लासिक मानी जाती है, और दूसरा रंग दर्शन, जो रंगमंच, हिंदी की रंगमंच की आलोचना में एक क्लासिक मानी जाती है। उन्होंने अनेक काम किए, जिनमें से एक काम मुक्तिबोध रचनावली का बहुत मनोयोग पूर्वक संपादन था। उन्होंने अपनी सारी जो नाट्य सामग्री थी उसको एकत्र कर एक ट्रस्ट बनाया, जो लिटरन प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता है, और हिंदी की सबसे दीर्घजीवी रंग पत्रिका नटरंग स्थापित की और आजीवन उसका संपादन करते रहे। अब उसका संपादन रश्मि जी करती हैं। नाम मेरा भी जाता है, मैं इसमें कुछ करता नहीं। नेमी निधि हम परिवार के सदस्यों ने नेमी जी के देहावसान के बाद स्थापित की, और नेमी निधि और नटरंग प्रतिष्ठान की ओर से ये आयोजन है। मैं इसके पहले कि श्री अनुपम मिश्र का, हालांकि उनको सिखाया जाता है कि उनको परिचय देने की दरकार नहीं है, और ऐसा कह के फिर परिचय देते हैं, तो वैसा ही मैं करूँगा। इससे अनुपम जी को कोई दुख न होता अगर मैं उनका परिचय न देता, और आपको दुख होगा संभवतः कि मैंने रस्म का पालन नहीं किया। तो इसके पहले कि हम ये करें, मैं चाहूँगा कि उनका फूलों से स्वागत करें। श्री देवेंद्र भूषण, कहाँ है देवेंद्र? आइए। देवेंद्र जी नेमी जी के सबसे बड़े दामाद। नेमी जी के सुपुत्र श्री संजय जैन उनकी सबसे छोटी संतान। ओम शांति। अनुपम मिश्र से का परिचय देना वैसे तो जैसे कहा गया जरूरी नहीं है, फिर भी उन्होंने ना करते भी 20 पुस्तकें लिखी, और उनमें से 2 पुस्तकें राजस्थान की रजत बूंदें और आज भी खड़े हैं तालाब की लाखों प्रतियां अनेक भाषाओं में वो छपी हैं, और कई बार उनकी मंजूरी और उनकी जानकारी के बिना भी छपी। और संभवतः उन्होंने जो तिगड़े दामों पर भी छपी, इससे ही अंदाज। असल में अनुपम जी उन लोगों की बोली बोलते हैं जिन लोगों की बोली चिकने चुपड़े समाज में अक्सर सुनी नहीं जाती। अब तो ये माना ही नहीं जाता कि उनकी कोई बोली हो, और अगर खुदा न खास्ता मान ही लिया
वो बोली क्या कहती है, तो वो इस सामाजिक जीवन के बहुत बड़े प्रवक्ता बन गए हैं। जो सामाजिक जीवन हमारे चिकने चुपड़े समाज से अक्सर ओझल है, और जिसने अपनी व्यवस्था को बनाए रखने, अपने जल व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए न सिर्फ प्रयत्न किया है, सामुदायिक प्रयत्न किया है, बल्कि उसके लिए अपनी भाषा भी खो दी। मैं पढ़ रहा था उनकी एक पुस्तक में, उनकी एक पुस्तक का नाम है साफ माथे का समाज। ये भी कहा जा सकता है कि तो हम लोगों का माथा इस समय इस कदर धुंध भर गया है, और उसमें क्या क्या कूड़ा कबाड़ा भी भर गया है कि उसमें साफ तो कुछ भी नहीं है। तो अनुपम जी उन लोगों में से हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक साफ माथे का समाज अभी भी भारत में बचा हुआ है, जीवित और सक्रिय है, और अपने ढंग से काम कर रहा है। उनको अनेक पुरस्कार इत्यादि सब मिले हैं, उसका कोई जिक्र करना आवश्यक नहीं है। उन्होंने वैसे तो MA किया, तो कहा कि असली पाठशाला तो समाज ही रहा है। आप ऐसे श्री अनुपम मिश्र से जो समाज की पाठशाला में दीक्षित हुए हैं, आज दुनिया के खेला के बारे में कुछ सुनेंगे। इसके पहले कि मैं उनसे आग्रह करूं, निमी जी अनुवादक भी बहुत थे, और खासकर बांग्ला से उन्होंने बहुत सारे अनुवाद किए थे। तो विजन भट्टाचार्य जो एक बहुत प्रसिद्ध रंगकर्मी थे एकता के ज़माने में, और जिनके 2 नाटक उस समय बहुत प्रसिद्ध हुए थे, नवान और जवान बंदी, जिसमें काम शंभु मित्र और बड़े बड़े लोगों ने किया था। तो उसका एक दोनों नाटकों को मिलाकर एक पुस्तक विजन भट्टाचार्य के 2 नाटक भारतीय ज्ञानपीठ ने कृपापूर्वक प्रकाशित की है। तो उसका लोकार्पण करेंगे श्री अनुपम मिश्र। सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे मित्र और कई निंदकों द्वारा मेरे प्रचारक श्री ओम थानवी, जो जनसत्ता के संपादक हैं, जो हिंदी का सबसे अधिक संस्कृति प्रेमी, कला प्रेमी अखबार बचा हुआ है आज भी, बावजूद सब कुछ के। और उन्होंने यात्रा वृत्तांत और बहुत सारी चीज़ें की हैं। आगे क्षति के अवसर पर बहुत सक्रियतापूर्वक पहल करके कई जगह आयोजन कराए हैं, ऐसे श्री ओम थानवी। अब मैं श्री अनुपम मिश्र से आग्रह करता हूँ कि वो व्याख्यान दें, आप लोग सुने और ओम थानवी भी सुने। उम्मीद है कि ध्यानपूर्वक, और फिर अगर कुछ कहना हो तो कहें। आप सबको प्रणाम। भाषण से पहले विमोचन के बारे में एक छोटी सी बात आप सबके सामने रखना चाहूँगा। समाज में हम लोग, कई लोग ऐसे होंगे जो संस्थाओं में प्रायः विमोचन का काम करते हैं। हम किताब के बदले मिठाई का डब्बा रखते हैं। इतना रंग बिरंगा कागज होता है, चिकना चुका। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम सबको सीखनी चाहिए। एक अच्छा सुरुचिपूर्ण कपड़े में निपटा हुआ, उसमें टेप नहीं लगी, उसको खींचना नहीं पड़ता, नहीं तो उसके साथ युद्ध करते हैं ऊपर, और फिर कहीं जाके उसमें से मिठाई के बदले दुर्भाग्य से किताब निकलती है। तो इसमें से सौभाग्य से किताब ही निकलनी थी और किताब निकली। तो ये परंपरा हम लोग सीख सकें। मैं उनसे कभी मिल नहीं पाया, सभा गोष्ठियों में उनको दूर से देखा। परिचय की एक दीवार थी, ये दीवार कोई बहुत ऊंची नहीं थी, पर शायद मेरा अपना संकोच था कि वो रोके रहा और मैं कभी भी
उनसे मिल नहीं पाया। आज हम उनकी स्मृति में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। नाटक उनका संसार था, मैं प्रायः नाटक नहीं जा पाता था और मुझे उपन नहीं था इसमें, शायद जेब में पैसा भी नहीं था इतना, तो मैं उनके नाटक संसार से तो जुड़ नहीं पाया कभी। पर कुछ पुण्य रहे होंगे कि उनके परिवार से जुड़ता चला गया और आज इस परिवार की 3 पीढ़ियों का प्यार मुझे बिना मांगे मिला है, विभू तक का। अशोक जी ने कभी अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी थी, एकदम नाटक वाली, वंस अपॉन ए टाइम वाली शैली। उनको याद है कि किसी किताब की भूमिका लिख रहे थे मध्य प्रदेश के बारे में, संदर्भ मध्य प्रदेश का था, वो मध्य प्रदेश का परिचय दे रहे थे। पहली लाइन ये थी, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नो मध्य प्रदेश। सचमुच था ही। तो उसी शैली में अगर हम थोड़ा पीछे लौटें और पीछे के काल में, वर्ष नहीं पीछे के काल में, तो ऐसा ही वंस अपॉन ए टाइम दिल्ली भी नहीं था, शायद इंद्रप्रस्थ भी नहीं था, पर नाटक थे उस दौर में। ये बहुवचन को एक वचन करके देखे तो और मजा आएगा, उसमें पंख लग जाए। नाटक थे के बदले कहिए कि नाटक था। शहर नहीं थे लेकिन नाटक था, एकदम पंख लग जाते हैं उसमें। उसका विस्तार, व्यापकता, गहराई इस एक वचन में समा जाती है। वैसे सामाजिक संबंधों में एक वचन खराब है, बहुवचन ही होना चाहिए, लेकिन नाटक था में अलग मजा है। तो ये दुनिया का नाटक था जिसके बारे में आज हम लोग कुछ अगले 25-30 मिनट 45 मिनट में बात करेंगे। दुनिया का खेला था और इस खेला के बीच में नाटक भी खेले जाते, वो उसका बहुत छोटा हिस्सा था। कोई 1000 बरस पुराने किस्से होंगे जिनको आज हम लोग इधर उधर उल्टेंगे, लेकिन लगेगा ये आज की बात है। तो इस नाटक का, दुनिया के खेले का ये भी स्वभाव है कि वो न नया होता है न पुराना पड़ता है। नाटक शुरू से खेले जाते थे, कुछ उनको पसंद करते थे, ज्यादातर उनको पसंद करते थे, लेकिन ऐसे लोग तब भी थे जो उनको नापसंद करते। शुरू में किसी बात को नापसंद करने वाले थोड़े किनारे पर बैठे थे, जिसके लिए अगर संस्कृत का शब्द चाहिए तो तटस्थ से काम चला लीजिए। कोई चीज पसंद नहीं आई, तटस्थ मौन हो गए, उसका विरोध नहीं किया। लेकिन बाद में जिनको जो चीजें पसंद नहीं आती थी वो धारा में आने लगे, टकराने लगे। नाटकों में विघ्न डालने का तरह तरह का नाटक शुरू हो गया। आज तो ऐसे बहुत से दल हैं, समूह हैं, जिनकी भावनाओं को चाहे जब चोट पहुंच जाती है, आप लोग जानते हैं, चाहे जिस बात से आघात पहुंचता है, और तब वे अपनी आहत हो चुकी भावनाओं को शांत करने का एक ही तरीका जानते हैं, अशांति फैलाना। इससे भावनाएं शांत हो जाती हैं। अब ये नाटक हो, किताब हो, संगीत हो, कला प्रदर्शनी हो, मूर्ति कला हो, कोई भी चीज हो, सब पर एक ही तरीका लागू होता है। तो कुछ 1000 बरस पहले की परिस्थितियां क्या थी ये तो हमको बहुत ठीक से नहीं मालूम, लेकिन नाटक शुरू होने से पहले मंगलाचरण, विघ्नहरण, ऐसी अनेक गतिविधियां हमको मिलती हैं। नाटक कैसे करें, इसकी बारीकियां तो नाट्य शास्त्र में मोटे मोटे ग्रंथों में लिखी गई हैं, संस्कृत में प्राय। पर विघ्न न आए, उपद्रव न हो, इनका भी पूरा एक शास्त्र उस समय रच दिया गया था। आज जैसा चलन है उस समय भी रहा होगा, लेकिन विघ्न का रूप, विघ्न को शांत करने का रूप बिल्कुल अलग था। कल ही आपने टीवी पे देखा होगा, हाथ में बंदूक ताने, कुछ कठोर चेहरे, प्रायः काला चश्मा पहने, अगर चश्मा नहीं तो शून्य में कहीं ताकते हुए, ऐसे लोग, संदेह भरी आंखों से, ब्लैक कमांडो किस्म के लोग विघ्न का इंतजाम करते हैं। लेकिन नाटक में ऐसा नहीं हो सकता था, इसलिए बहुत सौम्य छवि वाले
रंग में सूत्रधार के हाथों में काम सौंपा कि भाई तू जिम्मेदारी ले इसकी कि मेरे नाटक में कोई विघ्न न पड़े। सूत्रधार नेपथ्य से रंगभूमि में रंगमंच में प्रवेश करते। उनकी इस क्रिया का नाम था रंगावतरण। उनके साथ एक तरफ पूर्ण कलश यानी जल से भरा एक सुंदर कलश लेके एक उनका सहायक होता, तो दूसरी तरफ एक ध्वज लेकर एक सहायक और आता। अब सूत्रधार कितने पग आगे रखेगा, कितने दाएं रखेगा, कितने बाएं रखेगा, इसका पक्का गणित मालूम नहीं, लेकिन शायद कैसे विघ्न आएंगे उनको देख के वो किसी अदृश्य तराजू पर ये सब अपने पग तोड़कर उनका इंतजाम करता रहा होगा। ये सब काम गुस्से में कठोर मुद्रा बनाकर नहीं, ठुमक ठुमक कर अभिनय, संगीत, प्रकाश, उसकी सहायता के लिए खूब आनंद के साथ आप दर्शकों के सामने वो विघ्न हरण का आयोजन करता था। अभी कहने को नाटक शुरू ही नहीं हुआ है, पर विघ्न विनाशक नाटक तो चालू है। कलश के जल से सूत्रधार पूरी रंगशाला यहाँ से लेके वहां तक, शायद बाहर जहाँ अपन लोगों ने चाय पी, इस सब का शुद्धिकरण करेगा, छींटे लगाकर आचमन करेंगे। फिर आती है ध्वज की बारी। आज बहुत कम लोगों को याद रह पाया होगा, वैसे तो सभा में बहुत विद्वान लोग बैठेंगे, कि इस ध्वज का एक विशेष नाम होता था। काम तो विशेष था ही, इसको जर्जर ध्वज कहते थे। आज की चालू हिंदी में तो जर्जर ध्वज का मतलब हुआ फटा झंडा, लेकिन नाटक में फटा झंडा कौन लहराएगा? टकाटक झंडा आता था, बिल्कुल सुंदर। उसको जर्जर ध्वज इसलिए कहते थे, ठाठ से लहराते थे कि वो विघ्नों को जर्जर करते थे। उसको जो दूसरा सहायक है पूरा ऐसा करके, जैसा हम लोग कभी जंतर मंतर ऑफ इंडिया के देखते हैं, इस कोने से उस कोने तक लहरा घुंघरू के उसकी स्थापना करता था। तो अपने अध्यक्ष अनुमति दें तो यहाँ भी एक जर्जर ध्वज लगा दें, भले कोई विघ्न नहीं आने वाला, लेकिन एक ध्वज आते हैं तो जर्जर ध्वज। इतना सब हो जाने के बाद भी नाटक नहीं शुरू होता था। ये भी कहा जा सकता है कि उन दिनों सभी दर्शकों में अपार धीरज, एक व्याप्त गुण होता था। आप में भी वो गुण होगा ही। इसके बाद बारी आती थी भगवान शिव और विष्णु की पूजा और अर्चना की। सूत्रधार बहुत ही ऊंचे दर्जे के अभिनय के साथ अपना ये सब काम करता था। बाएं पैर से विष्णु जी का और दाएं पैर से शिव भगवान का स्मरण करता था। बड़ा कठिन काम होता था। पहला पद वाम स्त्री का माना गया है, दूसरा पद दक्षिण पुरुष का। तो आज की भाषा में जिसे कहें कि स्त्री पुरुष समता का एक वो उदाहरण अर्चना के जरिए वाम और दक्षिण के जरिए पूरा करता था। पर यहीं आके ये काम खत्म हो गया हो और नाटक शुरू होगा, ऐसा नहीं होता था। कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में, संस्कृत नाटकों में एक तीसरा पद और इस्तेमाल किया जाता था। वो नपुंसक के लिए किया जाता था। पैर तो दो ही है, तीसरा कहाँ से आएगा? तो सूत्रधार दाहिना पैर नाभि तक उठाता था। ये बहुत कठिन क्रिया। कभी अकेले में करके देखिए तो लगेगा कि ये, और इसमें कितना अभिनय होता था उसके बाद। पार्श्व में बजता विशेष संगीत उसका पूरा साथ देता और ये काम खत्म। लेकिन अभी भी नाटक नहीं शुरू हुआ। सूत्रधार एक बार फिर जर्जर ध्वज जो लहरा दिया गया है उसकी स्थापना हो गई है। अब 4 तरह के विशेष फूलों से उसकी पूजा करता था। ये सब देखिए कितने विवरण है तरह तरह के। इसका मतलब विघ्न भी तरह तरह के आने लगे होंगे। तो फूल भी 4 चाहिए, एक फूल जो बाजार में मिल गया उससे नहीं। ये सब हो जाने के बाद नाटक है, संगीत है, वाद्य है, उसमें मृदंग है, कुछ तार के वाद्य होंगे, कुछ हवा के होंगे, बांसुरी वगैरह, इन सब की विशेष पूजा। ऐसा न हो कि प्रस्तुति के बीच में मृदंग उतर जाए, किसी सितार का तार टूट जाए, फिर बदलना पड़े। इस सब की गुंजाइश नहीं होने के लिए एक और पूजा। इसके बाद नांदी पाठ की बारी आती। उस समय भी ये राजा लोग हमारे आज के नेताओं की तरह बहुत लड़ाई करते थे।
इसलिए हर नांदी पाठ में बचे हुए देवताओं का स्मरण तो हो ही जाता, और उसके बाद सूत्रधार अपने राजा की विजय की कामना भी करता, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लड़ने जाना ही है। पता नहीं सभा मंडप में राजा की ओर से कोई सेंसर अधिकारी भी बैठा रहता होगा, वो देखता होगा कि इस सूत्रधार ने हमारे राजा की कामना की कि नहीं विजय की, और नहीं तो शायद उन पर चुगली उगली भी जाती होगी। अब ये सब सुनते सुनते अगर आप थोड़ा थक गए हो तो सुस्ता भी सकते हैं। दुनिया का खेला इतना बड़ा, उसको बना के शायद ब्रह्मा भी थक गए। इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण करने के बाद, इसको रचने के बाद वे थक गए, तो उन्होंने थोड़ा आराम किया, थोड़ी सांस ली। सब धर्मों में दुनिया का खेला शुरू करने के इस तरह के किस्से मिलते हैं। 6 दिन में रचना, 7वें दिन आराम। जो 7वां दिन आया उस दिन पूरी छुट्टी रखी भगवान ने, जी भर के आराम किया, देर से उठे होंगे, अखबार नहीं पढ़ा होगा वगैरह। इसी में से रविवार की छुट्टी निकली। तुमने आराम किया प्रभु, तो हम मुंशी लोग, हम अफसर लोग भी आराम करेंगे, 6 दिन काम करके थक गए, तो अपन सब लोगों ने भी इतवार आराम करना शुरू कर दिया। कुछ धर्मों में रविवार के बदले शनिवार है, और कुछ जगह शुक्रवार है। मुझे संस्कृत नाटकों की इतनी बारीक परंपरा का कोई अंदाज नहीं था, और न दुनिया के इस बड़े खेले का। तब शायद मैं 8वीं में पढ़ता था, सन 59 की बात होगी। दिल्ली में कोई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हो रहा था। उसमें जैसा कि स्वाभाविक है बड़ी फिल्मों का तो था ही, लेकिन छोटी फिल्मों का एक अलग से प्रदर्शन था। कितनी छोटी हम लोग सोच नहीं सकते। 3 मिनट की फिल्म, 3 मिनट में अपनी बात कहना बहुत बड़ी चुनौती भी है, परीक्षा भी है, और हम में से बहुत सारे लोग उसमें फेल भी हो सकते। ऐसी अनेक फिल्मों में 3 मिनट में जिसको पुरस्कार मिला, किसी संयोग से उसे देखने का मुझे मौका मिल गया। इस बीच में मैंने अध्यक्ष महोदय रंगशाला में छाट लिया, अभी वह नाटक नहीं शुरू हुआ। आपके अनुमति हो तो 3 मिनट की फिल्म भी बता देता हूँ, झटपट से देख लेंगे, 3 मिनट तो कोई देर नहीं लगती। इस फिल्म को कनाडा के किसी बहुत बड़े निर्देशक ने बनाया था। मैं तो बहुत छोटी उम्र का था, अंग्रेजी किताबें पढ़ी तब भी नहीं थी, अभी भी नहीं, तो उनके नाम मुझे याद नहीं। आप लोग कभी ढूंढ सकेंगे, आजकल नेट की दुनिया है, तो आपको वो फिल्म भी मिल जाएगी देखने लायक। फिल्म शुरू होती है कनाडा की एक सुंदर झील से, बिल्कुल नीला पानी। संसार का किस्सा है, उतना प्रदूषण भी नहीं था, अपने यहाँ भी नहीं था, उनके यहाँ भी नहीं था। साथ में अपनी यमुना भी बहुत साफ होती है। झील में एक नाव तैर रही है। नाव में एक पिता पुत्र बैठे हैं। पिता चप्पू खो रहे, 6-7 बरस का उनका जो बेटा है उनको निहार रहा है, बिल्कुल ऐसे देख रहा है। इस उम्र में प्रायः बेटे अपने पिता को बहुत चाहते हैं, और पिता उनको बड़े अच्छे लगते हैं। बाद में कुछ गड़बड़ होती होती। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, पूरी झील दिखने लगती है। कैमरा और ऊपर जाता है तो झील के किनारे सुंदर बने घर दिखते हैं। फिर और ऊपर उठता है तो पूरा मोहल्ला दिखता है। उठते जाता है, फिर पड़ोसी राज्य अमेरिका दिखता है, फिर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, पूरी गोल सुंदर पृथ्वी दिखती है। कैमरा अभी भी ऊपर उठ रहा है। फिल्म शुरू हुए अभी 1 मिनट पूरा नहीं हुआ है, बगल से चांद चला जाता है कैमरे के। फिर और भी ग्रह जिनके नाम लेना जरूरी नहीं, लेकिन शनिचर भी इतने पास से निकलता है कि आप चौंक जाए। और आजकल तो शनि ग्रह से लोग बहुत डरने लगे हैं। कुछ टीवी तो इसका विशेष काम करते हैं, शनि के विघ्न की पूजा करके आपको शांत करवाने का विशेष योग्यता होती है। तो पूरा हमारा सौर मंडल निकल जाता है। फिर सौर परिवार के सब सदस्य अगल बगल से निकलते हैं। हमारी आंखों के सामने हमारी आकाशगंगा आ जाती है। कितना बड़ा स्क्रीन होता होगा जितना ये सारा है। इसमें लाखों छोटे 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 तारे टिमटिमाते हुए आ जाते हैं। अपनी निहारिकाएं, ब्लैक होल्स, पता नहीं क्या क्या होगा, वो सब सामने आ गया। ये 1.5 मिनट का काम हुआ। अब कैमरा तेजी से नीचे उतरता है, और जिस रास्ते गया वो सब आपको दृश्य फिर से दोहराते हुए, फिर आखिर में शनिचर, फिर वो चांद, फिर वो पृथ्वी,
फिर वापस झील में नाव में चप्पू खेते पिता के हाथ पर बैठा है एक मच्छर। वो मच्छर के डंक में जाता है कैमरा। अब उसके डंक के जरिए वो हमारी खून की नस में उतरता है। उसके बाद जिसको हम लाल कण कहते हैं, सफेद कण कहते हैं, तब DNA वगैरह शब्द नहीं चले थे, लेकिन उसकी पूरी लंबी यात्रा करके वो जैसे इससे पहले उसने 1.5 मिनट में विराट दर्शन कराया, अब वो आपको सूक्ष्म जगत का दर्शन करा देता है। फिर फुर्ती से वापस आके उसी नाव और चप्पू पे आपको छोड़ के चला जाता है। ये फिल्म थी 3 मिनट की 1960 में। अब 2013 में इस विषय के जानकार बताते हैं, जो सूक्ष्म जगत जानते हैं और जो विराट जगत जानते हैं उससे ज्यादा, कि हमारे अपने शरीर में 90 लाख जीवाणु हैं। एक के शरीर 90 लाख करोड़ जीवाणु, गिनती करना बड़ा कठिन होगा। ये अपने आप में दुनिया का एक बड़ा खेला है। हम जितने लोग बैठे हैं इनके शरीर में अगर 90 लाख करोड़ जीवाणु हैं, यहाँ पे शायद सोपान भी बैठे हैं, उन्होंने इस पर एक बड़ा सुंदर लेख लिखा है, पुतले हम माटी के, वो जरूर कभी आप देखें। हम प्रायः एक ही विचार की संस्था में 20 लोग, 25 लोग, चाहे सामाजिक कार्यकर्ताओं की संस्था हो, पत्रकारों की हो, कवियों की हो, हम कुछ साल साथ नहीं रह पाते, झगड़ने लगते हैं, विघ्न डालने लगते हैं एक दूसरे के कामों में। यहाँ पे 25 लाख करोड़ जीवाणु इस शरीर में बिना कुछ झगड़े रह लेते हैं पूरा जीवन, तालमेल बिठाकर इस शरीर को टिकाए रखते हैं। तो एक बड़ा दुनिया का खेला तो हमारे इस चोले में ही खेला जाता है, हम उसको देख ही नहीं पाते। बाहर के खेलों को क्या देखें? ऐसा कहना अटपटा तो लगेगा, लेकिन आत्मा की खोज करते करते अपने को कभी ये नहीं लगता कि यही आत्मा होगी, शायद इससे कुछ सीख। तो ये न तो सूक्ष्म जगत हमारी पकड़ में आता है, न विराट जगत। इन दोनों का गणित हमारे साधारण गणित से बहुत अलग है। यहाँ दूरियां प्रकाश वर्ष में नापी जाती हैं और उनकी भी जो यात्राएं हैं वो हम कल्पना से भी पूरी नहीं कर सकते। धरती से हम सर शायद 80-90 किलोमीटर ऊपर उठते हैं और फिर अपने विज्ञान की शान बगाड़ते हैं। वो कई मूर्खपना ही है। इस मूर्खपने में से ये समझदारी निकली 3 मिनट की फिल्म देखकर। इससे ये भी पता चलता है कि दूरियां क्या हैं। हम लोग कहते हैं वो मुझसे दूर हो गया, संबंध खराब हो गए। अरे दूरियां तो फिर ये प्रकाश वर्ष वाली है, कितना दूर गया होगा जिससे झगड़ा हुआ। नजदीकियां क्या होती हैं, इन सब की परिभाषाएं बदल देती। ऐसी चीजों पर सोचेंगे। एक सोपान ने मुझे बताया, जीवाणु, उनका नाम छोड़ देते हैं, अपने को कोई उसमें एमडी तो करनी नहीं, पर हमारी आंख की पुतली में रहता है, इस गोलाई। उसका काम है पुतली की सफाई। दिन भर हम अपनी आंख में कितना कचरा, धुआं, धूल झोंकते हैं, कई बार अपनी आंखों से ज्यादा दूसरे की आंख में झोंकते हैं। वो जीवाणु इसका इंतजार करता है कि अब तू सो जा, मैं इस सबको साफ करूं। जब हम जगते हैं तब चाहे जितनी आवाज हो रही हो, उजेला हो रहा हो, वो सोता रहता है। बड़ा गजब का उसका स्वभाव। और हम सोए नहीं कि वो उठ जाता है। उसके जिम में 1 सेंटीमीटर से कम का इलाका है। उसको वो 7-8 घंटे में चल पाता है, उसकी परिक्रमा लगाता है, ये उसकी स्पीड है। और उसमें से वो उसकी सारी सफाई करके अपना काम पूरा करके दिन भर का चला जाता है। कई हिंदी के अखबारों में जब ग्रामीण खबरों का वर्णन करते हैं, जनसत्ता में नहीं, उसको भला थानांतर्गत गांव कहते हैं। जैसे गांव की अपनी हैसियत ही नहीं है, वो किसी थाने के अंतर्गत ही आता है। अपराध का ही सारा संसार है रहने वाले लोगों का। तो ये पुतली का थानादार 1 सेंटीमीटर का अपना गांव मुस्तैदी से देखता रहता है 7-8 घंटे में। उसे भगवान की तरह, हमारी तरह रविवार की भी छुट्टी नहीं मिलती। अगर एक दिन छुट्टी करे तो हमारी पलक सूझ जाती है, कुछ न कुछ हो जाता है। कभी कभी वो बीमार पड़ता है तो हमारी पलक, पुतली, सब पे असर होता है, हमको भागना पड़ता है। तो जन्म से लेके मृत्यु तक वो काम करता है। रविवार की छुट्टी मांगने लगे तो हम सबकी आंखें, पूरी दुनिया की आंखें चौपट करें। आपकी अनुमति हो तो एक बार फिर से रंगशाला में झांक लें।
विस्तृत नंदी पाठ पूरा हो चुका है। अब हमारे सूत्रधार कुछ ऐसी बातों की सूचना विदूषक के साथ दर्शकों को दे रहे हैं। विदूषक भी हल्का नाम है, मैत्रेय कहलाते हैं अक्सर, जो उस जमाने की चलती बातें होंगी, जिनको आज हम ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। सूत्रधार का ध्यान एकदम ताजी घटनाओं पे चला गया है और कुछ ठीक तो सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम लोग का ध्यान तो अपने इस सभागृह में है, वहां तो नहीं है। लेकिन सूत्रधार कुछ बालू की भीत पवन का खंबा ऐसा कुछ गा रहे हैं। ऐसा लगता है उनका ध्यान बिल्कुल ताजी घटनाओं पे किया है। बालू की भीत यानी रेत की दीवार, इसमें से की विभक्ति हटा दीजिए और जोड़ दीजिए, आपको मिलेगा रेत और दीवार। पवन का खंबा छोड़ दीजिए, उसमें से कुछ मत हटाइए, कुछ मत जोड़िए, केवल पवन से काम चला दीजिए। तो ऐसे प्रसंगों में सूत्रधार नाटक की कहानी का बीज भी बो देते हैं, आने वाले कथानक की तरफ दर्शकों को बिल्कुल स्पष्ट संकेत देकर। फिर धीरे धीरे इस बीज के साथ सहारे कथानक का पूरा वृक्ष खड़ा होने वाला है। अब तक अनेक देवी देवताओं की वंदना हो चुकी है। अब बारी है उस विशेष देवी या देवता की जिसको केंद्र में रखकर आज का नाटक खेला जाना है। थोड़ी देर में वो भी हमारे सामने आता है। सूत्रधार दुर्गा की वंदना करने लग जाते हैं। बाद में जानकारी लगेगी कि रेत और दीवार का दुर्गा देवी से जरूर कोई ना कोई संबंध आने वाला है। अक्सर मैं कहता हूँ कि हम लोगों के सबके पास आजकल एक रिमोट कंट्रोल होता है, आप जब चाहे तब उसको दबाकर भाषण बंद भी करवा सकते हैं। वैसे तो भाषण अभी शुरू ही नहीं हो पाया, क्योंकि नाटक भी नहीं शुरू हो पाया अभी तो, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि सूत्रधार ने बीज बो दिया है। वो पूछ रहा है अपने दर्शकों से कि दुनिया का इतना बड़ा खेला बनाते समय ब्रह्मा को कितनी सारी रेत की जरूरत पड़ी और वो रेत कहां से लाए, ये तो आज तक पता नहीं चला। उसको छोड़े, वो बड़ा राजनीतिक मामला हो जाएगा। लेकिन खेला जब बन के तैयार हुआ होगा तो कुछ रेत बच गई। घर भी बनाते हैं तो 20-50 बोरे, 2 बोरी 4 बोरी बच जाता है। उसको उन्होंने कहाँ रखा होगा? ऐसा लगता है ब्रह्मा उसे थार के रेगिस्तान में छोड़ के आते। मात्रा कितनी होगी मत पूछिए। ओम थानवी जी यहाँ बैठे हैं, ठेठ रेगिस्तान थार के बीच बसे फलोदी शहर से हैं। कोई 30 वर्ष पहले उन्होंने हमको सचमुच उंगली पकड़कर कभी अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे बिठाकर उस सुनहरी भव्य रेत के दर्शन कराए थे। एक बार गिराया, वो तो आप बताएंगे। हमारे लिए तो आपने हमको ऊपर उठाया। उस बची रेत से नोएडा, ग्रेटर नोएडा तो छोड़िए, एक बार फिर से पूरी सृष्टि बन सकती है, इतनी रेत है वहाँ। कम पड़े तो सहारा और चले जाइए, उसी रास्ते से थोड़ा आगे। पर उतनी दूर से अब निर्माण कार्य के लिए ये जो नया विकास हो रहा है, जो जीडीपी बढ़ रहा है, उसको धार से कैसे निकाल के लाए उतनी सारी रेत? इसका खर्च कौन भुगतेगा? कितने ट्रक लगेंगे? और क्या इतना खर्च करके कोई माफिया अरबपति बन पाएगा? तो सूत्रधार कह रहा है कि इन सब की संभावनाओं में तो कोई दम नहीं दिखता। अब एक ही आशंका है कि आपके पैर के नीचे की रेत न निकाल दें। तो आपके पैर के नीचे खनन शुरू हो गया और ये सुन के ये कहते हुए वो आशंका से घबरा जाता है और इसे रोकने की कोशिश फिर से शुरू कर देता है। अब वो नाटक भूल गया है, रेत का खनन ना हो आपके पैर से नीचे, इसके लिए वो फिर से विघ्न संतोष की तैयारी में है और फिर से एक बार जर्जर ध्वज को लेकर आ जाता है कि रेत आपके पैर के नीचे से बिल्कुल नहीं खोदने देगी। मुझे ठीक नहीं मालूम, बहुत सारे विद्वान बैठे हैं, नाट्यशास्त्र किस शताब्दी में लिखा गया होगा, लेकिन ऐसा पता चलता है कि 3री शताब्दी में, यानी आज से कोई 1700 वर्ष पहले, इस ग्रंथ को नए सिरे से सजाया गया, संपादित किया गया। कुछ अनावश्यक प्रसंग हटा दिए गए, कुछ जमाने के हिसाब से नए जोड़े भी गए और उस ग्रंथ का पूरा एक अध्याय नाटक के प्रारंभ की तैयारियों का विशद विवरण देता है। अभी हमारे सूत्रधार ने जो कुछ किया है और जो कुछ वो करने वाले हैं, वो इस ग्रंथ के 12वें अध्याय पर आधारित है।
यहाँ तो सब साहित्य और प्रकाशन जगत के लोग बैठे हैं, उन्हें जानकर अच्छा लगेगा कि इसी विषय पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने श्री पृथ्वीनाथ द्विवेदी जी के साथ नाट्य शास्त्र की भारतीय परंपरा और दर्श रूपक नाम की एक सुंदर पुस्तक लिखी थी। आज से ठीक 50 बरस पहले सन 63 का प्रकाशन है। राजकमल ने छापा था, दाम था 10 रुपया। तो ये 25 साल 50 साल 10 रुपया भूल जाइए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ये सब जो गिनती करते हैं उनसे परे है हमारा दुनिया का खेला। अरब खरब ये सब भी गिनती उसके सामने कुछ नहीं। पद्म और शंख जैसे नाम आने लगते नहीं इकाई दहाई के पद में। एक नाम तो ऐसा जो मैंने भी कभी नहीं सुना था, उसका नाम है अंत्य। इसमें एक की संख्या के आगे 14 जीरो लगे हैं और ये कई हजार साल पुराना है। तब इतना गणित भी लोग सोच लेते थे। 14 जीरो कभी लगा के देखिए अपने मोबाइल या कागज पर, एक के आगे। तो एक तो वो दिमाग जो इस तरह की गिनती याद रखे, और एक दिमाग आसानी से इनको हटा के 2 शब्दों में तोल देता है। एक शब्द है अनादि और दूसरा है अनादि। छुट्टी, तुम्हारे ब्रह्मांड के ये सब होना पाते, इसमें झंझट में पड़ना नहीं, अनादि अनादि। तो ये जो नाट्यशास्त्र 1700 बरस पहले आया, उससे पहले दुनिया का खेला कैसे शुरू हो गया, दुनिया का नाटक कैसे शुरू हो गया, इसका कोई हिसाब किताब हमारे सामने नहीं। स्टीफन हॉकिंग भी कुछ जानते होंगे, सारा जानते कि नहीं मालूम नहीं। जिसको हम लोग कूप मंडूक कहते हैं, उसको जितना आकाश दिखता होगा उससे बहुत ज्यादा हमको भी दिख जाता होगा, ऐसा नहीं है। उसका मजाक कम से कम उड़ाएं और हमें लगता है कि हम भी उसी के आसपास हैं। तो इस दुनिया की खेला में अनगिनत अभिनेता, नायक, एक से बढ़ के एक किस्से, कहानियां, हर रोज जुड़ने वाली नई नई चीजें, और फिर पूरी धरती पर फैला विशाल रंगमंच। न नेपथ्य का पता, न सामने का पता, कुछ नहीं पता। किसी भी जगह नेपथ्य बन जाता है, किसी भी जगह मुख्य स्टेज बन जाता है। अभिनेता और दर्शक का भी अंतर मिट जाता है। कब हम दर्शक हैं, कब हम अभिनेता हैं, कुछ पता नहीं चलता। एक ही आदमी के कई रूप हो जाते हैं। बहुरूपिया शब्द भी शायद इसी में से निकला होगा। इस इतने बड़े नाटक का निर्देशक कौन? धर्म और विज्ञान में अभी भी ठनी हुई है। पिछले दिनों यूरोप की एक आधुनिकतम प्रयोगशाला में ईश्वर का कण भी खोज लिया गया है, ऐसा दावा किया है। लेकिन नए पुराने कवि इसका उत्तर अच्छे से देते हैं। कौन है निर्देशक? उनके लिए तो राम है, कभी गोपाल है, तो कभी राम गोपाल। ये इतने भारी निर्देशक हैं, भारी भरकम, कि पूरी दुनिया का खेला बस इनकी कंपनी के पास होता है और किसी को नहीं मिलता। सबको बस ये ही नचाते हैं, सब ही नचावत राम गोपाल। इस विशाल खेला में हम सब सदगज के बहुरूपीय बनकर उतरते हैं, अपनी अपनी भूमिका खोजते हैं, कभी अच्छी भूमिका, कभी खराब। कुछ का खेला ठीक से पूरा हो जाता है, कुछ का अधूरा छूट जाता है, कुछ का जीवन की कहानी के किसी एक मोड़ पर आकर खेला अटक जाता है, भटक भी जाता है। तो जीवन के इस अच्छे खेल को खेलने के लिए क्या चाहिए? बहुत सरल ढंग से कहें तो एक आंख चाहिए अच्छी, और एक पांख चाहिए। एक का मतलब 2। आंख और पांख का संतुलन रखकर हम ठीक से चल सके, ठीक से उड़ सके, तो ऊंची से ऊंची, बड़ी से बड़ी जगह पे पहुंच सकते हैं। और इसका संतुलन हम भूल गए तो फिर ऐसे गिरते हैं कि उठाए नहीं होते। भौतिक रूप से तो गिरते ही हैं, हम अपनों की नजरों में भी गिर जाते हैं। सबसे बड़ी गिरावट होती है जब हम अपनी नजरों में भी गिर जाए। तो हमारे अभिनय में जरा सी भी कमी रह जाए, कसर रह जाए, तो हमारे परिवारों को, हमारी संस्थाओं को, देशों को कितना भोगना पड़ता है, ये सब जान के पूछते हैं। विश्व ओवरों में क्या हो रहा है? ठीक से खेला नहीं खेल पाए, 10-10, 20-20, 25-25 साल, 4-4 पीढ़ियां उसमें हम झोंक देते हैं,
खराब खेला खेलने के कारण। अब ऊपर जिन दो निर्देशकों का हम लोगों ने वर्णन किया उन्हीं को देख लें। वो नचाते तो हमको हैं, लेकिन जब इस खेला में अवतार लेकर आते हैं, जब उनका रंगावतरण होता है तो वो भी कितना नाचते हैं। उन दोनों के जीवन में भी आंख और बात की जरा सी चूक के किस्से उनके जीवन में कैसी बड़ी बड़ी फांके डालते हैं। खासकर अंत में इन दोनों निर्देशकों के, उनको भी हम जल्दी से दोहरा दें। राम जी के साथ तो मर्यादा, पुरुषोत्तम जैसे अनेक विशेषण जुड़े थे। जब तक आंख और पाक ठीक रही तो ऐसा कहा जाता है कि रावण रथी बिरत रघुबीरा, वो पैदल थे और वो रथ पे थे। ऐसे बेमेल युद्ध भी राम जीत गए, लेकिन आंख पाक का संतुलन जरा बिगड़ा नहीं कि उन्हीं के लाडले बेटों ने उनका घोड़ा अश्वमेध का घोड़ा ही हो, बेरथी जीत गए रथ वाले से, लेकिन अपने बेटों से आ गए। पूरा जीवन जिनका समर्पित भक्तों के बीच में गुजरा, अंत कैसा अकेलापन का, सन्नाटे में, सरयू नदी के किनारे जल समाधि, कोई आसपास नहीं। ऐसी ही अनंत घटनाओं को देखकर दुनिया का खेला देखने वाले दर्शकों ने थोड़ी तुकबंदी भी कर ली होगी और दुनिया का खेला को अकेला से जोड़ दिया होगा। कृष्ण की लीला तो अपरंपार, अपनी छोटी सी उंगली से इंद्र का क्रोध उन्हें निपटा दिया, गोवर्धन उठा के किसी और के बसाए गांव को बाढ़ से बचाया, लेकिन फिर उनकी खुद की बसाई भव्य नगरी द्वारिका देखते देखते डूब गई उनके साथ। उसको बचा नहीं पाया, किसी और का गांव बचा लिया, अपनी बचाई, अपनी बसाई राजधानी नहीं बचा लिया। संस्कृत नाटकों में अपीचा कहा जाता है कि और भी कुछ उदाहरण आपके सामने अपीचा कह दें, वो भी सुन ले दो तीन। महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ से कैसे कैसे मंत्र, शक्ति, पुष्ट तीरों की वर्षा कृष्ण जी ने बीच में रह के सही होगी, खरोंच भी नहीं लगी। लेकिन अंतिम समय में जरा नाम के एक बहेलिए करती, नाम भी देखिए कैसा रखा, जरा। उनको नहीं मालूम था कि बाद में हिंदी में इसका उच्चारण जरा कुछ और ही अर्थ देगा, उस समय तो कुछ और अर्थ रहा होगा। जरा के मामूली तीर से, बहेलिए के तीर से अपने प्राण गंवा देते हैं ये। तो दुनिया का खेला और कृष्ण जी भी अकेला, रामचंद्र जी भी अकेला। तो इस शानदार खेले में किसी चीज की कमी नहीं। इनमें से चाहे कितने किस्से निकाल लो, कितने भी जोड़ दो, उपनिषद के शब्दों की तरह ये हमेशा पूर्ण बना रहता है। नाटक में 9 रस हैं और दुनिया के खेले में भी 9 ही है। लेकिन भाई इसमें एक रस और जुड़ गया जो आप लोगों को हैरानी करेगा। 9 रस में दुनिया के खेला में 10वां रस और जुड़ा। इसका नाम क्या होगा? हंसना नहीं ना, गन्ना रस। गन्ने का रस इस 9 में मिल जाता है। आप लोगों ने अगर ठेले पर सामने निकाल के गन्ने का रस पिया हो तो गन्ना वाला पहले उसको एक बार डालता है, फिर उसको 2 बार मरोड़ के डालता है, फिर उसमें एक नींबू का टुकड़ा लगाता है, फिर एक अदरक का टुकड़ा लगाता है। जब तक इन सब का छिलके का स्वाद न निकल आए उस रस में, उसको मजा नहीं आता। दुनिया के खेला में ये 9 के 9 रस, गन्ना रस मिला के हमारे सामने निचोड़े जाते। हम सब कभी वैसे गन्ना बनाता, कई बार ये निर्देशक उल्टा करता, सीधा करता, फिर नमक लगाता, फिर ये करता, फिर वो करता। तो ये खेले की दुकान वाला हम सबका रस इसी शैली में निकालता है और आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन 2-4 रसों में गन्ना रस जोड़ के देख लीजिए। कहाँ से शुरू करें? करुण को पहले ले लेते हैं। एक नमूना 60 बरस पहले की बात होगी। एक बांसुरी वादक थे, बहुत श्रेष्ठ दर्जे की कलाकार। उन दिनों रेडियो पर भी बांसुरी बजाते थे। प्लेग फैली, परिवार में 7 सदस्य। पत्नी गुजर गई, बहुत प्रेम करते थे उनसे। अर्थी उठा के शमशान लौटते समय सारे रास्ते रोते रहे। इतना मित्रों ने समझाया, इतना सहारा दिया, कुछ नहीं।
घर आए तो पिताजी में सूरज ढल गया था, संस्कार शाम को नहीं होते। रात भर शरीर घर में रखा, सामने बैठे पिताजी होते। सुबह उनका संस्कार किया, लौट के आए तो घर में माँ मरी। 1 2 3 अब आंसू रुक गए होंगे। इसके बाद बचे हुए और सदस्य चले। एक हफ्ते में 6 मृत्यु इस परिवार में मां सेवा करके देखी। वो स्तब्ध हो गए। आखिरी को जब वो अग्नि दे के लौटे तो न सिर्फ उनका स्तब्धपन टूटा, मौन टूटा, जोर से हंसने लगे। इतना हंसे कि दूसरे लोग समझ नहीं पाए कि अभी तक तो ये बोल ही नहीं रहा था, एकदम मौन हो गया था। क्या हुआ? उन्होंने कहा कि बंसी वाले, तू मेरी परीक्षा लेना चाहता है, मैं भी तेरी लेने वृंदावन आया। संसार छोड़ दिया, वृंदावन चले गए। एक एक छोटे छोटे मंदिर के दरवाजे, कभी 15 मिनट, कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा बांसुरी बजाते पूरा जीवन काट दिया बंसी। तो ये करुण में गन्ने का रस कैसे मिलता है उसका एक मंदिर। पुराना किस्सा 60 साल का छोड़े, ताजा नेल्सन मंडेला जी आजादी की अद्भुत लड़ाई लड़ी। हम में से कुछ की आधी उम्र बराबर तो वो जेल में रहे, देश को आजादी दिलाई, फिर राष्ट्रपति बने। 95 साल पूरे होने पर पूरी दुनिया में उनका जन्मदिन मना। इस बीच में उनके शहर की नगर पालिका ने उनके ऊपर बिजली पानी का बकाया बिल भेज दिया, दंड समेत पूरी लोगों को। नियम है, आपने नहीं चुकाया, बिल किसी से सलाह नहीं। फिर पीछे कुछ 1000 बरस लौटे, जियो हजारों साल। हमने फिल्मों के गानों में भी सुना है, संस्कृत में भी जीवेम शतम शतम सुना है, शरदा शतम, ये सब आशीर्वाद है। लेकिन मृच्छकटिकम में एक बहुत ही सुंदर आशीर्वाद, वो इस दुनिया के खेले का मजा देगा। नायक नायिका के नाम सब लोग जानते हैं मृच्छकटिकम में, लेकिन उसमें एक चोर है, उसका नाम है शर्मिला। नायक के घर में चोरी के लिए सेन मार के घुसा है और ये मैत्रेय विदुषी को सोता देखकर उसको आशीर्वाद देता है। मैत्रेय, इसलिए ये टीटी नगर बहुत धन्य है जिसने भी अधिकारी ने यह 10 साल बाद पता चला कि ये टैटू नगर है। ऐसे नामों का आप क्या करेंगे? विभत्स रस के तो किस्से भरे पड़े। आप खाते पीते विज्ञापनों के अखबार उठा लीजिए, केवल विभत्स रस की खबरें हैं उनके। विज्ञापन टकाटक रंगीन, खबरें सब आपको नीचे गिराने वाली। लेकिन एक भयानक किस्सा है, जनरल नेकेड बट नाम के एक आदमी का। ये अफ्रीका के पश्चिमी दक्षिणी छोर पर लाइबेरिया नाम का एक देश है। वर्षों तक गृह युद्ध चला, जैसे अभी विश्वगृह में हो रहा है, इसमें एक लंबा दौर आ चुका। इसमें एक कबीले के सेनापति का नाम था जोशुआ। उसने अपने विरोधियों को चुन चुन के मारा, ऐसा कहते हैं 20,000 लोगों को उसने मारा। उसको शौक ये था कि विरोधी का जिगर काट के उसका नाश्ता भी करना। बस जो भी ताजा किस्सा। बच्चों की उसने सबसे बड़ी सेना बनाई। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो बदनाम लोग दर्ज हैं उनमें इनका जोशुआ का नाम है। और उनको वो 6-7 साल के बच्चे, उनसे पहला मर्डर उनके माता पिता का करवाना था, जिसमें इसके बाद वो किसी अपरिचित को मारने में निशाना न चूके, उनका हाथ न कांपे। सबसे बड़ा काम तो तुम कर चुके, अब ये सामने इन्फॉर्मेशन बेधड़क मारो। इस तरह से हमला करते समय उसका स्वभाव भी अजीब था। वो मोटे सेना वाले बूट पहनता था और आग उगलती बंदूक और बाकी सब कपड़े उतार देता था। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में की दुनिया में उसका नाम पड़ा था जनरल नेकेड बट के नंग धरंग सेनापति। इसने 20,000 लोगों को मारा, ये हमने देख ही लिया। जो उसी के समाज के लोग, शायद सिर्फ कबीला अलग था, पर आजकल नवनिर्माण की यही परिभाषा, आप आपके जो कबीले का नहीं है, आपकी बोली का नहीं है, आपके प्रदेश का नहीं है, उसको मारो, खत्म करो। अब इस विभत्स रस में एक अद्भुत रस और जुड़ जाता है, क्योंकि ये तो भाई दुनिया का खेला है। खून से सने शिखर पर खड़े जोशुआ को बंदूकों की कानपुर आवाज के बीच न जाने कहां से अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती। हम लोगों में से जो किसी को अपनी अंतरात्मा की आवाज, मुझे तो नहीं सुनाई दी, आप लोगों को सुनाई देती हो तो बताएं। कुछ नेताओं को सुनाई देती है, लेकिन जोशुआ को भी सुनाई देती। उसने उसी समय अपनी बंदूक फेंक दी
और उसने अपने साथियों से कहा कि उसी की तरह उसके संगी साथी थे वहाँ के जिगर का मांस खाने वाले कि मैं तीर्थ यात्रा पे चला। कौन सा तीर्थ भाई? उन्होंने कहा वो सब घर और मोहल्ले जहाँ लोगों को मैंने मारा, निहत्थे जाऊंगा और उनसे मैं क्षमा मांगूंगा। लोगों ने कहा तुम पागल हो गए, छलनी बना दिए जाओगे जिस पहले घर में जाओगे। तो उसने कहा मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब इसमें वीर रस जुड़ता है, बीभत्स, अद्भुत, और उसके बाद वीर इतना वीर बन जाता है कि सचमुच केवल हाथ जोड़े वो एक गांव से दूसरे गांव घूमता है, 20,000 लोगों की लिस्ट निकाल के, और किसी भी एक जगह उसको गोली नहीं मारी। ये भी देखिए दुनिया का खेला। जिस परिवार में उसने जवान बेटे को मारा, उसका जिगर माता पिता के सामने बैठे का है, वो उनके पैर पड़ रहा है, रो रहा है, वो लोग भी रो रहे हैं, उसको माफ करता है, खुद रोता, दूसरों को रुलाता। हमारे देश के एक युवा फोटोग्राफर ने भी कम हिम्मत नहीं दिखाई, उनका नाम रायन लोबो, वो कैमरा लेके इसके पीछे पीछे चल पड़े और उन्होंने एक सुंदर छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई। उसको अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, शायद उसका नाम रिडेम्पशन ऑफ जनरल निकेट है। आजकल जूते चप्पल फेंकना आम बात हो गई है। जो फेंकता है उसके मन में भी कोई ना कोई क्रोध होता ही होगा। जिस पर फेंका जाता है वो भी आग बबूला हो जाता है। लेकिन एक ऐसा खेला 1914 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया। जनरल स्मट उस समय पूरी दुनिया में जो ब्रितानी साम्राज्यवाद था उसके सबसे बहादुर, सबसे कुशल, सबसे योग्य, सबसे सख्त और क्रूर प्रशासक माने जाते थे। खुद गांधी जी जैसे विनम्र व्यक्ति ने उनका वर्णन दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के बीच में करते हुए थोड़ा घुमाकर धूर्त आदमी भी कहा है। एकदम सीधे सीधे धूर्त नहीं कहा, गुजराती में जिसको धूर्त कहते हैं जनरल स्मट कुछ वैसे लोगों में से, ऐसा थोड़ा छाया में डाल के किया। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह में दोनों के कई कड़वे प्रसंग हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि जनरल स्मट उनको मार देना चाहते थे, मार नहीं पाए तो जेल तो डाल ही दिया था। गांधी जी की तेज निगाहों ने कब उनके पैर का नाप लिया मालूम नहीं। उन्हें एक सुंदर जोड़ी सैंडल की अपने हाथ से बना के भेंट की। बाद में जनरल स्मट ने ये भी कहा कि उनके पैर इस योग्य नहीं है कि वो इतनी पवित्र सैंडल को पहन सके। तो क्रोध रस को शांत रस में और फिर ग्लानि में कैसे ये दुनिया का खेला बदलता है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। तालियां कब पिटती हैं? हम लोग कहते हैं कि ये जमाना हमारे लिए जालिम हो गया, हम जो करना चाहते थे उसने करने नहीं दिया, हम इतना अच्छा काम करते उसने ताली नहीं बजाई। ऐसा नहीं होता, विघ्न डालता रहा वो तो हमारे सामने, हमारे मन में ये सपने थे पूरे नहीं हो पाए। इस खेला में हम सबको लगता है कि जो काम हम करना चाहते थे वो जालिम जमाने ने करने नहीं दिया। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि गुमनाम विघ्न तो भूल जाइए। बनियान पे नंबर और नाम लिखे हैं, ऐसे 11 लोग आपके सामने फुटबॉल या हॉकी के खेल में खड़े किए जाते हैं, उनको बचाकर जब आप गोल करते हैं तो ही तालियां पिटती हैं। इसलिए भाई विघ्न आने दो, नाम आए, नंबर के साथ आए, बिना उसके साथ आए, हमें गोल करना है तो गोल करने की योग्यता हमको करनी पड़ेगी। इसलिए ये जो ऊपर मैंने कहा कि दुनिया का खेला की तुकबंदी अकेला से हो जाती है, आपसे निवेदन है कि ये काम कवियों पे छोड़िए। इस खेले को अगर हम ठीक से खेलना चाहते हैं तो हमें अकेला के बदले दुकेला, दूसरों का साथ देना चाहिए, उनका साथ लेना चाहिए। कुछ नए शब्द बहुत दिन से नहीं बने तो दुकेला के आगे दिकेला बनाइए, चौकेला बनाइए, 100 केला तक बनाइए। और फिर अगर दुनिया आपको सौतेला बनाती है तो उसको आप सौतेला ना बनाए, उसको पढ़ के गले लगा लें। एक बार फिर रंगशाला चले, शायद नाटक शुरू हो गया होगा। हमारा भोला मन सूत्रधार जो बीच रोपित करके दर्शकों को लगभग नाम बता ही चुका था, बालू की भीत, रेत, दीवार और पवन, उसमें भी फिर से नए विघ्न आ गए हैं। तो सूत्रधार अब ऐसा लगता है कि इस दुनिया की खेला के जो ईश हैं, अखिल दुनिया के ईश, उनकी वंदना की तैयारी में लग रहा है। तो हम सब लोग
इस भाषण को छोड़ अच्छा हो कि रंगशाला में चले और सूत्रधार की कुछ मदद करें। धन्यवाद। नेवी जी की स्तुति को नमन करते हुए इतना अच्छा, इतना ललित व्याख्यान मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैंने पहले कभी सुना। व्याख्यान का मतलब ही होता है कि बोझिल होगा और गंभीर होगा, खास जन की शब्दावली होगी। उन सारी रूढ़ियों को तोड़ते हुए मेरे ख्याल में एक ललित निबंध की, ललित व्याख्यान की, ललित निबंध जैसे हिंदी में विधा है, ललित व्याख्यान की परिपाटी आज अनुपम जी ने हिंदी में डाली। एक नई शुरुआत हुई और कितने लोग इसका अनुगमन कर पाएंगे, कितना सीख पाएंगे, तो इसके लिए भी एक प्रतिभा चाहिए है। लेकिन अनुपम जी को जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि इनकी स्वभाव में है, इनको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी अपने व्याख्यान के लिए। थोड़ा किया है, थोड़ा आज विधिवत इन्होंने तैयारी की, लेकिन बालों की बीत, पवन का खंभा, ये लेकर के चले। आप देखिए कितने रूपक नाटक पर बात कर रहे हैं, मुख्यतः जीवन पे बात कर रहे हैं, लेकिन देवी जी की स्मृति में इसलिए इनको पता है कि नाटक पे बात कर रहे हैं तो सचमुच सूत्रधार से बात शुरू करते हैं, नाट्य शास्त्र पे चले जाते हैं, सिनेमा पे चले गए, डॉक्यूमेंट्रीज भी बीच में आ गई। आपने देखा कितनी सारी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में घुमा के, लेकिन शैली और शब्दावली वही रही जिसके लिए अनुपम जी जाने जाते हैं। मुझे ठीक से नहीं अंदाज था कि इनका व्याख्यान का विषय क्या होगा, क्योंकि अनुपम जी और पर्यावरण दोनों एक जान हो चुके हैं। और तालाब भी, तालाब पे बोलते हैं, कुएं बावड़ी पे बोलते हैं, हरियाली पे बोलते हैं, उत्तराखंड पे बोलते हैं, लेकिन मुझको भी अंदाज था कि नाटक पे और नाटक के बहाने जीवन के नाटक पर इतना ललित, इतना सुंदर व्याख्यान, और आप सहमत होंगे कि हमको सुनने को मिला। उसके बाद कोई अध्यक्षीय वक्तव्य की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दो किस्से सुनाना जरूरी है, क्योंकि मुझको यहाँ क्यों बुलाया गया होगा मैं सोचता रहा। तो ज्यादातर तो मुझको जैसे टीवी पर या और जगहों पे इसलिए बुलाया जाता है कि उनको कोई दूसरा आदमी नहीं मिलता। तो शाम को जब फोन आता तो मैं समझ जाता हूँ कि कोई और नहीं मिला, तो कुछ लोग रिजर्व में रखने होते हैं तो बुला लिया जाता है। तो इसमें तो रश्मि जी ने बहुत पहले कर दिया था। तो रश्मि जी के फोन के बाद मैंने सोचा कि दो कारण हो सकते हैं कि एक तो पर्यावरण पे के विशेषज्ञ हैं अनुपम जी, तो थोड़ी दिलचस्पी मेरी भी शुरू में रही। मैंने जिन जिन चीजों में टांग अड़ाई उनमें सबसे पहला तो विषय पर्यावरण ही था, और इस पर मुझको डालने में या उलझाने में अनुपम जी की भूमिका सबसे बड़ी थी। तो शुरू में बल्कि CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की जो पहली फेलोशिप है पत्रकार के नाते मुझे मिली थी, और कुएं बावड़ी और तालाब पर ही काम किया था। और अनुपम जी चाहते थे कि वो काम जो अनुपम जी कर रहे थे, चाहते थे मैं वो काम करूँ, मैं उसमें फंसना नहीं चाहता था। तो फेलोशिप मिली, की कुछ लिखा, तो अनुपम जी बीकानेर भी आने लगे। इन्होंने मुझको पूरी कोशिश की कि मैं फंसूं। मेरे पास तब जजदीर मोटरसाइकिल होती थी, तो हम लोग उस पर घूमते थे। तो इन्होंने जो बीच को किस्सा बताया कि हम रेत देखने चले गए, उस रेत में हमको एक बार फिसला भी दिया। हमारी मोटरसाइकिल इस तरह से फिसली कि मोटरसाइकिल नीचे, हम ऊपर, और ऐसा दृश्य हो गया। पर अनुपम जी जो है, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और मैं चंडीगढ़ जब पहुंच गया तब इन्होंने मुझको कहा कि तुमको इस पर किताब लिखनी चाहिए, तालाब कुएं बावड़ी पे। इन्होंने एक डमी बनाई, अभी भी कहीं रखी होगी, हाथ से बहुत सुंदर, काम भी बहुत अच्छा करते हैं। हर काम इतना मनोयोग से करते हैं कि अगर कोई इनको कुरियर से पैकेट भी भेजना है तो बहुत सलीके से, बहुत सुंदर अक्षरों में उसमें पता लिखेंगे, बहुत ढंग से उसको बांधेंगे किसी रस्सी से। उन्होंने मुझको बहुत हाथ से, पेंसिल से एक किताब की पूरी डमी बना करके भेजी, और उसमें पहले मेरा नाम लिखा, फिर अपना नाम लिखा, कहा कि हम लोग इसको मिल के लिखेंगे और तुमको ये काम करना चाहिए। मैं तो फिर यहाँ भी पहुंच गया, मैं तो छोड़ भी आया, बीकानेर भी, कोई बावड़ी भी पीछे छूट गए। अब मैं सोचता हूँ तो मैं मान लेता इनकी बात, तो उनके साथ मेरा नाम भी अमर हो जाता। पर पर्यावरण के साथ में
इनका जो जुड़ाव है और थोड़ा जुड़ाव मेरा था, तो मुझे लगा कि शायद इसलिए मुझे रश्मि जी ने कहा होगा। बाद में मुझे लगा थिएटर पे जो सिनेमा और रंगमंच की बात हो रही है, तो मैं रंगमंच भी करता था। दूसरी चीज जिसमें मैंने टांग अड़ाई, ये भी अनुपम जी को पता है, बीकानेर में रंगमंच ही करता था और पत्रकार तो मैं बाद में हुआ। और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आया भी था, तो मुझे बीवी साहब ने रिजेक्ट कर दिया, लिया नहीं, बोल नाच के दिखाओ, तो नाचना नहीं आता था। तो वो चाहते थे उस वक्त जो आदमी रंगमंच करे उसको सारी विधाएं जो हो सकती है रंगमंच से संबंधित उसको पारंगत होना चाहिए। नाचने का तो कोई काम ही नहीं पड़ा, और मेरा वजन तब इतना नहीं था, पर फिर भी जो है नाच नहीं सकता था। तो फिर मैं पत्रकारिता में आया। तो अब पीले रंग का मुश्किल देख के आप समझ सकते हैं कैसी पत्रकारिता जिस किस्म की हुई। तो अनुपम जी अक्सर याद दिलाते रहते हैं कि पर्यावरण और थिएटर जो है उसकी दुनिया ज्यादा रोमांचक थी। तो मैंने कहा रोमांचक ये उससे ज्यादा है, पर खेला मूल विषय जो था, उस खेले में देखिए जिस तरह से इन्होंने आपको पूरा ब्रह्मांड घुमा करके और कई जीवन के उपादान उन पर रोशनी डालते हुए, तो हर आदमी के जीवन में कितने खेले होते हैं। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि कहाँ से हम लोगों की आप दोस्ती करें या संबंध करें, और अभी भी कोई नहीं चाहता, और जिसमें इस तरह की ऐसी चीजें जिनकी आज इन्होंने कई चीजों पे बात की, साहित्य पे, भवानी बापू पे, इनके जो पिताश्री थे उनसे भी मेरा थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं संपर्क रहा, कलाओं पर, रंगमंच पर, लेकिन इन सब के बीच में मेरे ख्याल में वो चीज जो मुझे ज्यादा इनके प्रति श्रद्धा, इनके प्रति मेरे मन में जगाती है, वो शब्द के प्रति अनुपम जी की जो आस्था है, और उस शब्द का खेला, शब्द के साथ खेलने का इनका जो जीवट है और इनकी जो प्रतिभा है, वो मुझको और किसी में नहीं दिखाई देती। बहुत साहित्यकार भी यहाँ बैठे हुए हैं, किसी के प्रति मेरा कोई अवज्ञा का भाव नहीं है। शब्द की ताकत पहचानने वाले, शब्द को तरह तरह से बरतने वाले, शब्दों के साथ खेल करने वाले भी। लेकिन अनुपम जी का आज आपने देख लिया कि एक व्याख्यान देते हुए भी किस तरह से जीवन के खेले के बीच भाषा का खेला जो है, शब्दों का जो खेला है, जो कि अंततः किसी भी सृजनात्मक व्यक्ति का मुख्य हथियार हो सकता है, अनुपम जी के पास में वो कितना ताकतवर है। तो एक तो मैं अनुपम जी को उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि इतना सुंदर व्याख्यान उन्होंने दिया। दूसरा, शायद जानबूझ के जो एक बड़ा खेला है जिसके अनुपम जी विशेषज्ञ हैं, उसकी चर्चा अनुपम जी ने नहीं की, क्योंकि अक्सर और जगहों पे करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हैबिटेट सेंटर में बोल के आए, पानी वाला जो इनका काम है, जो मेरे ख्याल में दुनिया में शायद ही किसी ने इतनी अंतरंगता से और इतनी गहनता से किया होगा। शोध भी किया, और शोध के साथ साथ उस चीज का ख्याल रखा कि जो कर रहे हैं वो शोध न लगे, कि व्याख्यान देते हुए नहीं हमें महसूस होने दिया कि व्याख्यान दे रहे हैं। इसलिए मैंने कहा नई विधाई एक तरीके से सामने आ गई। वो जो काम उन्होंने किया, लेकिन उसके लिए भटके बहुत, और थोड़ा हमें भी सौभाग्य मिला, हमारा जो गाँव, हमारा कस्बा जहाँ से मैं आता हूँ रेगिस्तान से। तो तीसरी वजह शायद रश्मि जी के कहने के बाद मैंने ये सोची कि ये भी एक कारण हो सकता है कि उनके साथ में काफी रेत वाला जो काम है, जिसकी मैंने शुरू में थोड़ा जिक्र किया, लेकिन इतनी आत्मीयता से और आस्था से इन्होंने वो काम किया, उसका थोड़ा अंदाज, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन किताबें आपने इनकी सारी पढ़ी हैं, लेकिन किस किस तरीके से लोगों के घर जा करके इन्होंने समझाया कि पानी का मतलब सचमुच क्या होता है। ये पानी का मतलब आज समझना मुश्किल है, और रेगिस्तान में जो रहने वाले हैं वो भी अब नहीं समझ सकते, क्योंकि वहाँ पे इंदिरा गांधी नहर आ गई और भी तमाम तरह के साधन आ गए, घरों में नल पहुंच गया, लेकिन पानी की वेदना, पानी के प्रति लोगों की आस्था, उसकी पीड़ा, उसका महत्व, हर चीज को अनुपम जी ने वहाँ गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, ढाणी में जाकर जिस तरह समझा, वो दूसरा मेरे ख्याल में कोई राजस्थान का आदमी तो नहीं कर सकता था। जितने इन्होंने बीच में घसीटना चाहा तो संभव नहीं था, लेकिन सचमुच इन्होंने उस पीड़ा को समझा। उसके बाद वो चीजें निकली, भाषा उस भाषा में निकली, जो मेरे ख्याल में अगर कोई शोध करने वाला, पीएचडी करने वाला व्यक्ति या और जिस तरह के विद्वान हम लोग जानते समझते आए हैं, उस विद्वता में वो सारा का सारा इतना महत्वपूर्ण विषय खो जा सकता था,
जो अनुपम जी के छूने से जो है वो हमेशा के लिए पवित्र और अमर हो गया। पानी का जो मैंने वेदना शब्द इस्तेमाल किया, शायद आपको लगा हो कि अतिरंजना हो। मेरी माँ पानी लेके आती थी घर पे, मैं शायद नहीं हुआ था, उससे पुरानी बात है, ठीक 10 किलोमीटर पूरा, बाद में वो जगह मैंने जाके देखी कहाँ से ला, 10 किलोमीटर पैदल जाती थी और सिर के ऊपर गड़ा रख करके लाती थी। ऐसी बहुत सी औरतें, सभी औरतें लाती होंगी उस जमाने में। मलाड़ नाम का गांव था और मेरी माँ कहती थी, तो हम लोग सुनते थे कि पानी जो है, मैं छोटा था तब भी थोड़ा तो कहना चाहिए कि दुर्लभ था। हम लोग, हमें मतलब इस तरह के संस्कार राजस्थान में होते हैं बरतने के लिए कि आप किस तरीके से पानी को नष्ट न करें, चाहे दुनिया में आप दूध को नष्ट कर दें, क्योंकि तो दूध दही राजस्थान में एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन ही होता था, खेती नहीं होती थी आमतौर पे, तो खूब दूध होता था, तो दूध गिरा दे लेकिन पानी न गिरा, इस तरह की चीज तो बचपन से हम लोग सुनते थे। लेकिन पानी का महत्व जो है, दामाद आएगा जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति घर में माना जाता था, मेहमान भी नहीं मानते थे, घर का होता था, लेकिन मेहमान से भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो मेहमान आए तो उसको पानी पिला दे। लेकिन घर पे कोई और मेहमान आएगा तो उसे इतना ही पूछा जाता था कि आप पानी पिएंगे, और वो भी समझदार होता था कि उसके घर में भी वो जानता था कि पानी उसके घर में कोई कितनी दूर से लेकर के आता होगा, तो जवाब ही होता था कि नहीं। बाकी उस चीज को जब इन्होंने इस तरह की बातें वहां पे देखी तो मैं समझ सकता था कि हम तो किस्सा बताते हैं, कई लोग सुनते थे, हंसते भी थे। एक बार मुझको स्टेट्समैन के एक संवाददाता आए थे, तो उनको मैंने कहा कि हमारे यहाँ पानी का महत्व जो है वो घी से भी ज्यादा है। मुझे अभी भी याद है वो इतनी, पर ऐसे हंसे जैसे मैं उनको बेवकूफ बना रहा हूँ या कोई मैं बहुत रोमांटिक ढंग की कोई एक रूपक उनके सामने रख रहा हूँ, जबकि सच्चाई है। मैंने आपको जितनी बात बताई आप समझ सकते हैं कि घी और दही और दूध बहुत होता था, लेकिन पानी नहीं होता था, इसलिए पानी का महत्व बहुत था। लेकिन जिस घर में कोई औरत 10 किलोमीटर सिर पे रख करके एक घड़ा, कई बार 2 भी, और कुछ औरतें 3 घड़े भी लेके आती थी, लेकिन वो 10 किलोमीटर से लाया हुआ जो घड़ा है, वो समाज, वो घर जो है, वो पानी के महत्व को जो समझता है, लेकिन उस महत्व को शब्द कौन देगा, उस जीवन को, जीवन का खेला करिए, उसको शब्द देने का काम जो है वो अनुपम जी ने किया, और अनुपम जी अमर हो गए, उसके साथ में हमारा रेगिस्तान भी अमर हो गया। तो इनके प्रति मेरे मन में जो है वो श्रद्धा हमेशा इस वजह से ही, आप भी लोग जो हैं इसलिए आदर करते हैं, लेकिन आज मेरे मन में और श्रद्धा की है किस तरह से इन्होंने व्याख्यान जैसी जड़ विधा को भी इन्होंने उसी विधा में, अपनी उसी शैली में आज उन्होंने उसको तोड़ा, और हम सबको एक बहुत ही ललित भाषण, व्याख्यान, ये सारे शब्द छोटे लग रहे हैं, जो भी इन्होंने कहा उनको सुनने का मौका दिया। तो एक बार फिर आभार मानता हूँ, और देवी की स्मृति को फिर नमन करते हुए एक बार फिर देवी निधि का भी आभार, जिन्होंने आप और हम सबको ये मौका दिया। मित्रों, अनुपम जी को ललित व्याख्यान के लिए, ओम थानवी को किंचित ललित व्याख्या के लिए, और आप सबको ललित भाव से इतनी देर बैठने के लिए नेमी निधि और नटन प्रतिष्ठान की ओर से हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारे दर्शक वर्ग में आज बहुत सारे रजा साहब हैं, केदारनाथ सिंह हैं, त्रिपाठी हैं, मनिंदर पांडे हैं, सत्य दास हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम मैं नहीं ले सकता। हम आप सबके प्रति कृतज्ञ हैं। अब आप चाहें तो जहाँ जाना चाहें।